सुप्रभात विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में मैंने आपको पर्यावरण और आर्थिक विकास के अंतर संबंध पर चर्चा की थी, जिसमें आर्थिक विकास का मीनिंग और पर्यावरण के मीनिंग को विस्तार पूर्वक हमने पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं कृषि विकास व पर्यावरण। आर्थिक विकास पर्यावरण पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में हम कृषि विकास और पर्यावरण के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो प्रत्यक्ष भौतिक रूप से यदि कृषि के संदर्भ में देखा जाए तो प्रभावी बनाने वाले कारकों में 3 कारकों को हम शामिल करते हैं, जिसमें उच्चावच, जलवायु और मृदा। ये 3 कारक कृषिगत विकास से संबंधित हैं, जिनका संबंध सीधे तौर पर पर्यावरण से बनता है। छात्रों, उच्चावच की हम बात करें तो उच्चावच में सीधा संबंध धरातल, पर्वत, पठार, मैदान जैसी भूआकृतियों से है, जिसमें पर्वत अधिकतम उच्चता के क्षेत्र में होते हैं तो मैदान न्यूनता के क्षेत्र पे होते हैं। उच्चावच कृषि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि फसलों के वितरण एवं संबंधित कार्य धरातलीय स्वरूप पर आधारित है। धरातलीय स्वरूप अर्थात पर्वत, पठार एवं मैदान कृषि के स्वरूप एवं प्रकार को बदल देते हैं। मैदान यहाँ अधिकतम कृषि भूमि पाई जाती है, क्योंकि ये समतल होते हैं, न्यूनतम होते हैं, सभी प्रकार के यहाँ कार्य करना सरल होता है। स्थल का सबसे निम्न भाग है, जो आदिकाल से ही मानव सभ्यता का केंद्र का हृदय स्थल रहा है। यह भाग नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से निर्मित है। कृषि की दृष्टि से विशेष उपजाऊ है। यहाँ 80 से 90% भूमि कृषि के अंतर्गत है। इसमें सिंधु गंगा का मैदान, हांगकांग का मैदान, यांगटी सिकियांग का मैदान, सिकियांग का मैदान, ये सब चाइना में है। मिसिसिपी मिसौरी का मैदान, यूरोप का मैदान कृषि की दृष्टि से छात्रों विशेष उपयोगी और महत्वपूर्ण है। यहाँ विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं, जिनकी आपूर्ति खाद्य उद्योग दोनों को होती है। यहाँ कृषि कार्य जैसे जोतना, बोना, सिंचाई करना, फसल काटना आदि कार्य सरलता से संपन्न होते हैं। आवास एवं परिवहन आदि की सुविधा भी अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसलिए इस भाग में कृषि एवं मानव का अधिकतम घनत्व पाया जाता है। छात्रों, मैदानों में जीवन जो मानव का होता है वो बहुत सरल और सहज होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में डेंसिटी भी ज़्यादा होता है, और जिन क्षेत्रों में डेंसिटी ज़्यादा होता है वहाँ कृषि कार्य भी ज़्यादा होता है। आगे हम बात करें, यहाँ पठारी प्रदेश भी कृषि के लिए उपयोगी है, जैसे ब्राज़ील का पठार, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भारत में है, ये दक्षिणी भारत में अधिक जनाधिक्य होने के कारण कृषि कार्य अधिक मात्रा में होता है। यहाँ भी पठारी धरातल ऊबड़ खाबड़ होने से कृषि क्षेत्र की संभावनाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं। इस भाग में पथरीली मिट्टी, ढलुआ भूमि तथा मिट्टी की पतली परत के क्षेत्र होते हैं। ढाल के कारण मिट्टी शीघ्र प्रभावित हो जाती है। अति उच्च पठारी भाग भी कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, जैसे तिब्बत का पठार। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, अति ढालू है। समतल पठार कृषि के लिए आकर्षक हैं। भारत में दक्कन का पठार जो है या दक्षिण का पठार जो है, ये कृषि के लिए विशेष उपयोगी है। इस क्षेत्र में सिंचाई के साधन सुलभ हैं तथा गन्ना, कपास, गेहूं, चना आदि फसलें उगाई जाती हैं। समतल पठार कृषि कार्य हेतु उपयोगी है एवं यहाँ पहाड़ियाँ या ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं। वन, कटीली झाड़ियाँ और घास दिखाई दे पड़ती है। वे क्षेत्र पशुचारण की दृष्टि से उपयोगी हैं। छात्रों, पर्वतीय क्षेत्र कृषि की दृष्टि से सीमित संभावनाओं का भूभाग होता है। विश्व में पाए जाने वाले पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि महत्वहीन है। पहाड़ी भागों पर कृषि कार्य न होने के कारणों में मुख्य कारण उच्चावच है, जो न केवल कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, वरन परिवहन आवास की दृष्टि से भी समस्याप्रद है। इसके साथ ही ऊंचाई की अधिकता के कारण
तापमान क्रमशः कमी से बीज वपन केवल ग्रीष्म काल में ही होता है। ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ी क्षेत्र, भेड़ तथा मांस पशु के लिए दक्षिण अफ्रीका में पहाड़ी भाग, भेड़ पालन संयुक्त राज्य अमेरिका में पहाड़ियाँ पर दुग्ध पशु तथा मांस पशु के लिए चारागाह प्रदान करते हैं, जबकि भारत एवं चीन के पहाड़ी क्षेत्र पशुपालन की दृष्टि से भी कम लोकप्रिय हैं। धरातली भूभाग सागर तल से विभिन्न ऊंचाई लिए हुए होता है, जिसका प्रभाव कृषि पर परिलक्षित होता है। ऊंचाई की भिन्नता के साथ ही कृषि का स्वरूप भी बदलता जाता है। ऊंचाई एवं भूमि उपयोग के संबंधों का विशेष विश्लेषण आयरलैंड से प्राप्त तथ्यों के आधार पर किया गया है, जहां प्रत्येक 90 मीटर ऊंचाई पर 1 फ़ारेनहाइट तापमान कम हो जाता है। छात्रों, ये आयरलैंड से प्राप्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ जो स्थिति बनती है वो ऊंचाई की भिन्नता के साथ कृषि स्वरूप में बदलाव होता है और उसके बदलाव होने के कारण तापमान में बदलाव को देखा गया है, जिसके निम्न निष्कर्ष प्राप्त हम कर सकते हैं। क्या क्या निष्कर्ष हो सकते हैं? नंबर 1, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन हेतु उन्नत समतल भूमि 300 मीटर तक है। 300 मीटर की ऊंचाई तक ही खाद्यान्न फसलों को समतल भूभाग पर उत्पादित किया जा सकता है। दूसरा जो है वो है कृषि के लिए ऊंचाई के साथ घटते हुए तापमानों की अपेक्षा बढ़ती हुई वर्षा तथा हवा कम महत्वपूर्ण नहीं होती। और तीसरा बनता है वृक्षारोपण की ऊपरी सीमा 380 मीटर है। फॉरेस्ट प्लांटिंग जो करते हैं हम वो 380 मीटर तक ही किया जा सकता है। 213 मीटर से 300 मीटर के बीच खाद्यान्न एवं आलू के लिए उचित है। उसके बाद खाद्यान्न फसलें बोना संभव कार्य नहीं होता है। परीक्षणात्मक वन क्षेत्र एक्सपेरिमेंटल जो होता है फॉरेस्ट प्लॉट की ऊपरी सीमा 472 मीटर तक है, जिनमें विभिन्न प्रकार के रिसर्च कार्य किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ उगाई जाती हैं। वो जो वन क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट जो है वो लगभग 472 मीटर तक ही किया जा सकता है। तो ये सब कृषि और पर्यावरण के संबंध में उच्चावच का हमारा बिंदु था। उच्चावच किस प्रकार से कृषि और पर्यावरण के संबंध को अंतर संबंधित करता है वो आपको बताया गया है। अब इसमें कृषि को पर्यावरण के साथ प्रभावित करने वाला दूसरा कारक जो बनता है वो बनता है जलवायु। जलवायु छात्रों दीर्घकालिक घटना होती है जो लंबे समय तक मौसमिक बदलावों को बताती है। किसी क्षेत्र में उष्ण जलवायु होती है, किसी में शीतोष्ण जलवायु होती है। अलग अलग प्रकार की जलवायु अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जलवायु द्वारा कृषि के विभिन्न प्रकार एवं स्वरूप निर्धारित तथा नियंत्रित होते हैं और उनका सह संतुलन भी बदलता जाता है। आज के वैज्ञानिक युग में कृषि पर जलवायु का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है, इसलिए इसे जलवायु पर आश्रित पेशा कहा गया है। जलवायु के विभिन्न तत्व जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु प्रवाह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों पर अपना प्रभाव डालते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार कृषि कार्यों पर 50% से अधिक नियंत्रण जलवायु का होता है। सौर प्रकाश की वृद्धि, विकास एवं वितरण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूर्य पौधों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पौधे की वृद्धि में प्रकाश की किस्म, तीव्रता, दीप्तिकाल की अवधि का प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव हरे पौधों की वृद्धि, प्रोटोप्लाज्म संश्लेषण तथा उसकी पारगम्यता, जल का अवशोषण, जलोत्सर्जन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, एंजाइमी क्रिया, फल फूल लगते हैं, परिपक्वता पर प्रत्यक्ष प्रभाव परोक्ष रूप से देखा जाता है। पारिस्थितिकी दृष्टि से ऊर्जा एवं उसका उपयोग पौधों के जीवन के अस्तित्व हेतु आवश्यक एवं अपरिहार्य माना गया है। छात्रों, ये सारे कारक जलवायु के अंतर्गत आते हैं जो कृषि कार्य से प्रभावित या संबंध रखते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें बीज अंकुरण, पौधों का वर्धन तथा पकने के लिए उचित तापमान की आवश्यकता होती है। बिना
तापमान के जर्मिनेशन नहीं हो सकता, ग्रोथ नहीं हो सकता, बीज का अंकुरण भी नहीं हो सकता और पौधों का वर्धन भी नहीं हो सकता। इन सब के लिए या उनको पकने के लिए, फसल को पकने के लिए तापमान की ज़रूरत भी होती है। तापमान की दशाओं एवं भिन्नताओं के साथ फसलों में भिन्नता पाई जाती है। जिन क्षेत्रों का अलग अलग तापमान होता है वहाँ फसलें भी अलग अलग प्रकार की उगाई जाती हैं। कुछ फसलों के लिए तापमान कम चाहिए, किन फसलों के लिए तापमान ज़्यादा चाहिए। जैसे कपास की हम बात करते हैं तो कपास के संदर्भ में जब मौसम की बात होती है तो बिनोले पकते समय या उनको चुनते समय आसमान का खुला होना ज़रूरी है, तापमान का कम होना ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में तापमान जो है फसलों की दशाओं को प्रभावित करता है। छात्रों, यहाँ फसल के तैयार होने पर अनुकूलतम तापमान 65 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। उष्ण कटिबंधीय भागों में फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें निरंतर अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। यहाँ रबर, चावल, चाय, गन्ना, कपास, कहवा, जूट, केला आदि फसलें पैदा होती हैं। मानसूनी जलवायु के प्रदेश में ग्रीष्मकाल की पर्याप्त आर्द्रता, उष्ण कटिबंधीय फसलें पैदा हो जाती हैं तथा शीतकाल में शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें भी आसानी से हो जाती हैं। जैसे भारत में ग्रीष्मकाल के वर्षा के सहयोग से चावल तथा शीतकाल में गेहूं पैदा किया जाता है। कृषि का विकास स्वरूप वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। मिट्टी में उपयुक्त पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए जल आवश्यक है। जल की आपूर्ति प्राकृतिक वर्षा एवं कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचाई से होती है। अतः फसलों के लिए अनुकूल तापमान की तरह अनुकूलतम नमी की मात्रा भी आवश्यक है। छात्रों, पौधे नमी अपनी जड़ों से ग्रहण करते हैं, इसलिए मिट्टी में नमी की मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। जल धारण करने की क्षमता के आधार पर उसकी उर्वरा शक्ति निर्धारित होती है। विश्व में कृषि का विकास वर्षा के वितरण और विशेषताओं के आधार पर हुआ है। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में वर्षा के वितरण में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। कहीं गर्मी में, कहीं जाड़े में, जाड़े का मतलब है सर्दी से है, कहीं जाड़े में, कहीं वर्ष पर्यंत वर्षा होती है और इसी भिन्नता के कारण फसलों का भौगोलिक वितरण असमान पाया जाता है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में चावल, चाय, जूट, गन्ना, जबकि सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में गेहूं, मक्का और कपास तथा कम वर्षा वाले क्षेत्र में ज्वार, बाजरा, जौ, अरहर आदि फसलें विशिष्टता बनाए हुए हैं। पौधे की ही तरह दुधारू जानवरों को भी अधिक जल की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि पशुपालन उद्यम का विकास उष्ण तथा शुष्क प्रदेशों में कम है, शीतोष्ण प्रदेशों में अधिक है। ठीक है, वहाँ के पशु ज़्यादा दूध देते हैं जहाँ की जलवायु शीतोष्ण होती है। उष्ण प्रदेशों में जो पशु हैं वो कम दूध देते हैं, इसका कारण भी वहाँ के वातावरण की नमी को माना गया है। छात्रों, हवा का फसलों पर पड़ने वाला प्रत्यक्ष प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण है। नमी एवं तापमान दोनों का ही परिवहन हवा के द्वारा होता है, जिसमें वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं तथा फसलों को जल की आवश्यकता महसूस होती है। शीतल वायु शीतलता को और तेज कर सकती है, गर्म वायु शीतलता को रोक सकती है। हवा के द्वारा ही पौधों के बीजों तथा पराग या पुष्प होते हैं, उनका खिलना, परागों का प्रसरण होना बनता है। इसके अलावा जलवायु की अनुकूलता का महत्व उन क्षेत्रों में भी अधिक है जहाँ व्यावसायिक कृषि की जाती है। कॉमर्शियल क्रॉप जहाँ होती है वहाँ भी जलवायु महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वहाँ उत्पादन व्यय को ध्यान में रखा जाता है। कृषि और उद्योग में मुख्य अंतर यह है कि मानव मशीन की गति को बढ़ाकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकता है, लेकिन पौधों की वृद्धि की गति उसका विशेष हस्तक्षेप संभव नहीं है, क्योंकि पौधों में समय से ही
अंकुरण, विकास एवं प्रकाश संश्लेषण आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं छात्र। तो ये हमारा दूसरा बिंदु था, जलवायु जो कृषि को प्रभावित करती है अलग अलग प्रकार से। तापमान, वर्षा, हवा, ये सब जो घटक हैं ये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से खेती कार्य को प्रभावित करते हैं। इसके बाद तीसरा जो घटक बनता है इसमें, वो बनता है मृदा। मृदा कृषि की आधारशिला है। सभी प्रकार की वनस्पतियों का जन्म मृदा से ही होता है, चाहे वह प्राकृतिक वनस्पति हो या कृषि संबंधी। मनुष्य की महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं, कृषि, पशुपालन, उद्योग आदि सभी मृदा पर आधारित हैं। मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है, ऐसा विलकॉक्स कहते हैं। मानव सभ्यता का विकास या मानव सभ्यता का इतिहास जो है वो मिट्टी का इतिहास है, और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। मिट्टी मानव एवं राष्ट्र की जीवनदायी है। प्रोफेसर जोफे मार्मट कहते हैं, मिट्टी प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक शक्तियों द्वारा निर्मित प्राकृतिक पदार्थ है। मिट्टी प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक शक्तियों द्वारा निर्मित प्राकृतिक पदार्थ है। मृदा के 4 प्रमुख अवयव हैं, खनिज, जैव पदार्थ और जल तथा हवा। इन कारकों के अतिरिक्त यह जलवायु तथा वनस्पति पर भी निर्भर करती है। इस प्रकार किसी भी स्थान की मृदा की प्रकृति को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक हैं मूल पदार्थ, जलवायु, उच्चावच, वनस्पति, मृदा प्राणी समूह या जीव जंतु तथा मानव उपयोग। दोमट मृदा कृषि के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें कार्बनिक, रासायनिक एवं अन्य भौतिक तत्व पाए जाते हैं जो जल धारित क्षमता, फसलों के लिए आहार संपन्नता, उर्वरकों की संग्रहशीलता और कृषि की दृष्टि से सामान्य कार्य व्यवस्था में सरलता आदि गुण समाहित रखती है। बलुई मृदा अनुपयोगी होती है, क्योंकि इसमें रासायनिक तत्वों का अभाव पाया जाता है। मृदा के विभिन्न प्रकार फसलों के उत्पादन के लिए विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कृषि भौतिक दशाओं के भिन्न भिन्न कारकों द्वारा प्रभावित ही नहीं बल्कि नियंत्रित एवं सुनिश्चित भी होती है। इन सभी भौतिक कारकों के समन्वित योगदान से ही कृषि के प्रकारों एवं प्रारूपों का विकास होता है। अतः ये सभी भौतिक तथ्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो कृषि पर अपना प्रभाव प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से डालते हैं। अतः ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होता कि किसी भी क्षेत्र की कृषि वहाँ की भौतिक दशाओं का प्रतिफल होती है। भौतिक दशाएं पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है। अतः यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि पर्यावरण ही कृषि विकास का आधार है। इसमें बहुत सारे कारक काम करते हैं, लेकिन पर्यावरण जो है वो महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए दोनों का अंतर संबंध यहाँ बनता है। तो छात्रों, ये हमने जो बात की है वो कृषि विकास और पर्यावरण के अंतर संबंध की है, जिसमें कृषि विकास को पर्यावरणीय जो घटक हैं, 3 घटक उच्चावच है, मृदा है और जलवायु, ये प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा पर्यावरण और औद्योगिक विकास के अंतर संबंध की हम बात करेंगे कि औद्योगिक संरचना पर भी पर्यावरण का प्रभाव होता है। यह दोनों का आपस में संबंध होता है। तो किसी भी राष्ट्र का जो औद्योगिक विकास है उस क्षेत्र के पर्यावरण में निहित संसाधनों पर निर्भर करता है। आदिकाल से मानव प्रकृति से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। वास्तव में संसाधन वे हैं जिनकी उपयोगिता मानव के लिए हो। कोई भी जैविक व अजैविक पदार्थ तब तक संसाधन नहीं बन सकता जब तक वह मानव के लिए उपयोगी न हो, अर्थात वे पदार्थ या वस्तुएं या ऊर्जा जो मानव की सहायता के लिए या किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों के साथ उनकी उपयोगिता एवं कार्यात्मकता जुड़ी हुई है। उद्योग वे स्थान हैं जहां पदार्थों या वस्तुओं का रूप परिवर्तित कर उन्हें मानव जाति के लिए उपयोगी बनाया जाता है।
जिसे उत्पादन प्रक्रिया भी कहते हैं। औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है कि उस प्रदेश में प्राकृतिक या पर्यावरणीय संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। जहां प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे, उस क्षेत्र का औद्योगिक विकास भी अधिक होगा। प्राकृतिक संसाधनों को हम दो प्रकार से बांटते हैं छात्रों, एक नवीनीकरण संसाधन होते हैं, एक अनवीनीकरण संसाधन होते हैं। अब आपको समझना होगा कि रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं। तो नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें पुनः प्रयोग में लिया जा सके, जिनका दोबारा से रिसाइकल किया जा सके, उनको दोबारा से नया बनाया जा सके, वो नवीनीकरण या नवीन संसाधन कहलाते हैं। जबकि अनवीनीकरण जो संसाधन है, उनको दोबारा से प्रयोग में नहीं लिया जा सकता, उनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, ये उत्पादन के परंपरागत साधन होते हैं। इनका उपभोग एक बार करने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं। तो नवीनीकरण संसाधनों में जैसे जल ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ठीक है, वन है, ये सब नवीनीकरण संसाधन है, इनको दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। जबकि अनवीनीकरण जो संसाधन है, उसमें हम बात करें तो आपका कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, अन्य प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, इनका एक बार उपभोग कर लिया जाता है तो ये नष्ट हो जाते हैं, इनको दोबारा से रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन है जो पुनः प्रयोग में लिए जा सकते हैं, अर्थात इनका निर्माण निरंतर होता रहता है, जिसके अंतर्गत जल, सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मृदा, वनस्पति, जलवायु, जल विद्युत शक्ति, जैव साधन शामिल होते हैं। जबकि अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन है जिनका पुनर्निर्माण निकट भविष्य में संभव नहीं है और जिनका एक बार उपयोग कर लेते हैं तो वे नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार के धात्विक एवं अधात्विक खनिज, सभी प्रकार के धात्विक एवं अधात्विक खनिज, पेट्रोलियम, कोयला आदि इसी प्रकार के संसाधन हैं जिनका निरंतर उपयोग उन्हें समाप्त कर सकता है। तो छात्रों, हमने कृषि विकास के साथ औद्योगिक विकास और पर्यावरण का संबंध पढ़ा है। इसमें औद्योगिक विकास के और पर्यावरण के अंतर संबंध के जो कुछ और प्रभाव हैं वो मैं आपसे अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। आप इसको अच्छे तरीके से सुन लें, इसको अपने नोट्स में लिखें, ठीक है। कोई बिंदु आपको समझ नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद छात्रों।